कहां लिखा है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है? 500 साल पहले सर एक गोरे की औलाद मर्काटोर हॉलैंड का था, उसने कहा जी ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आपसे बस एक ही अनुरोध है, जब आप भारत को समझने की कोशिश करते हैं तो भारत की नजर से देखो, गोरे की नजर से मत देखो। गोरों को दफा करो, भारत को अपनी तरफ से देखो। भारत की 5 आजादियां थी प्रिंसिपल साहब। 47 में तो केवल मेरा जिस्म आजाद हुआ था, मेरी मानसिकता फिर भी अंग्रेजी थी। बहुत साल लगे। जब मैंने भारतीय विदेश सेवा का इम्तिहान दिया था 1972 में, मेरे सब्जेक्ट्स थे ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, अमेरिकन लिटरेचर, भारत के बारे में कुछ नहीं था। 71 में मुझे मालूम है जब जंग हुआ था, अमेरिका का जो राष्ट्रपति था उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी उससे मिलने गई और उससे कहा कि उसने बोला मैं आपको राय दे रहा हूं मैडम, जंग मत करो पाकिस्तान के साथ, आप हार जाओगे। मिसेस गांधी बोली कि जब आपकी राय की आवश्यकता होगी मैं मांग लूंगी। जंग हुआ, 13 दिन के अंदर हमने उनको ठोका, मेरी ताकत आजाद हो गई। 2022 में हमने मूर्ति लगाई नेताजी की। स्कूल में मुझे बताया गया था कि वो तो बड़ा बदमाश था, देशद्रोही था। मैंने वही पढ़ा था नेताजी के बारे में। 25 लाख भारतीयों ने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की थी। 25 लाख ये लड़े थे ब्रिटिश साम्राज्य को बरकरार रखने के लिए। नेताजी लड़ा था भारत की आजादी के लिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी। ये मुझे अब समझ आया। एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे जब भारत को आजादी मिली, पढ़िए इसको, वो इंडिया आए थे 56 में। कोलकाता के गवर्नर साहब के साथ बैठ के शराब पी रहे थे। खूब शराब पीने के बाद गवर्नर साहब ने कहा कि सर आप क्यों भाग गए थे भारत छोड़ के? किसने कहा था? वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो महात्मा का था वो तो ठप हो गया था। तो वो बोला महात्मा से डर नहीं था हमको, डर था नेताजी सुभाष से, क्योंकि 40,000 भारतीय सैनिक सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के मेंबर बने। हम समझ गए कि अब भारत की फौज की लॉयल्टी जो है उस पर भरोसा नहीं कर सकते, भाग जाओ यहां से। तो नेताजी ने करवाया। तो जिस दिन नेताजी की मूर्ति हमने लगाई उस दिन मेरा मन आजाद हो गया। और जब चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचा, वहां जहां कोई नहीं गया था, मेरा आत्मविश्वास आजाद हुआ। और कुछ दिन पहले राम लल्ला घर आए, मेरी आत्मा आजाद हो गई। अब तो आदित्य भी सूरज से आंख मिचोली खेल रहा है। कभी सूरज मुस्कुराता है, कभी आदित्य मुस्कुराता है। आप लोग भारत की संतान हैं, कोई नहीं रोक सकता। अब हमको रोकने की कोशिश करेगा, इसी मां की कसम मिटा देंगे उसको, फौजी का बेटा। ये मेरा वादा। हमारी दुनिया बदल रही है। पश्चिमी देश जो है ना, वो खुदकुशी कर रहे हैं। वो समझ नहीं रहे कि दुनिया बदल रही है। वो अभी भी सोच रहे हैं कि हमारी हुकूमत है पूरी दुनिया पर। पढ़ते नहीं आप, जो हमें राय दी जाती है, हर अखबार वाला गोरा और उसकी संतान और उसका पड़ोसी और पड़ोसी का ड्राइवर सब आर्टिकल लिखते हैं, इंडिया को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और टाइगर, अपने देश को संभाल पहले, मुझे बाद में राय दियो। मुझे क्या करना चाहिए वो 1 से 40 करोड़ भारतवासियों को मालूम है। दुनिया जो बदल रही है आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है किसी से कहना कि अपनी प्रिविलेज छोड़ दे। आपने एक संस्था का नाम सुना है? न्यूयॉर्क में है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाई थी। क्या नाम है? यूनाइटेड, क्या बोलते हैं सर उसको, नाम भूल जाता हूं। यूनाइटेड नेशन। अभी जिंदा है कि मर गया? जिंदा है।
वो जो 5 कौरव वहां बैठे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, सब आप बाइबल में पढ़िए कि इन्हीं 5 को बैठना है। गुरु ग्रंथ साहब में पढ़िए, मुझे बताइए। कुरान में देखिए इनके नाम लिखे हुए हैं, तो किसने बोला कि ये 5 बैठेंगे वहां? दुनिया को बदलने नहीं देते। और एक वो गुटरगू है, उसका सेक्रेटरी, नहीं गुटरगू नहीं, उसका क्या नाम है, गुटरेस, वो उसका सेक्रेटरी जनरल। वो कहता है ना मेरे पास ताकत है, ना मेरे पास पैसा है, मेरी आवाज है, मैं उठाऊंगा। तो किसी इंडियन पॉलिटिशियन को सेक्रेटरी जनरल बनाओ, उनकी बड़ी बुलंद आवाज है, कमाल है, आवाज है मेरे पास। हमारी दुनिया में चैलेंजेस, चुनौतियां जो हैं, सबसे पहले चीनी महामारी जिसको आप कहते हैं कोविड, कोविड नहीं है, वो चाइनीज वायरस है। दूसरी है क्लाइमेट चेंज, परिवर्तन जो आ रहा है। तीसरा आतंक, चौथा डोमिनेशन, पांचवा नई टेक्नोलॉजीज। पुराना सिस्टम खत्म हो गया सब, प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स बिल्कुल मर गया। वो नया वाला सिस्टम मां के गर्भ में फंसा हुआ है, उसको आने नहीं दे रहे। कितनी बातें हम करते हैं, कितने भाषण हम देते हैं, कितने रिसर्च पेपर्स, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कर क्या रहे हैं? करना चाहिए ये तो मुझे मालूम है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। अच्छा, कौन सी अफीम खाते हो, मुझे भी दो, मैं भी देखना चाहता हूं कौन सा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। मुश्किल है नया वर्ल्ड ऑर्डर आना, लेकिन वो लोग जो मुखालफत करते हैं वो भी इस इतिहास के कूड़ेदान में चले जाएंगे। भारत लीड लेगा। हम लोग सब अपनी सच्चाई में रहते हैं, और अब मैं बयान करता हूं मेरी 2 सच्चाइयां। 72 साल की मेरी उम्र है और मैं अभी भी बहुत हैंडसम हूं। इसलिए सारी मैडम लोगों से पता है क्या कहता हूं, बचना है हसीनों। क्षमा कीजिएगा, ये जरूर कहना चाहता हूं। सच्चाई क्या, आज 40 जंग हो रहे हैं, 40 ऑनगोइंग वॉर्स। और बल्ले बल्ले बड़ी शांति है दुनिया में। 40 जंग हो रहे हैं मैम। दूसरे विश्व युद्ध में 44 देशों ने भाग लिया था, और आज 40 जंग हो रहे हैं। तो कहां गई वो संयुक्त राष्ट्र, मेरी दादी की दादी, जो भी उसका नाम है। 110 आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मेरे फिगर्स नहीं है, ये वेल रिसर्च फिगर्स यूएन के। 110 आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। और फिर आजकल तो नई लड़ाई होती है ना, कुछ साइबर वॉरफेयर होती है, फिर कोई ड्रोन ही कहते हैं ना, हाँ वो ड्रोन बनाता है, मैं द्रोणाचार्य बनाता हूं अपनी मदद के लिए। कहते हैं कि सारे जो कॉन्फ्लिक्ट इस समय चल रहे हैं वो मिडिल ईस्ट में है, अफ्रीका में है। आप एशिया में देखेंगे बहुत कम है, वहां चल रहे हैं। लैटिन अमेरिका में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। आपका जो वो पड़ोसी खाप नाम भूल रहा था, कोई क्रिकेट खिलाड़ी था ना, कहता मैं प्राइम मिनिस्टर था, हाँ जो भी है, तो वो आतंक को उसने कहता जी ये तो मेरा डार्लिंग है, जब 4 जूते पड़ते हैं कहता मैं आतंक से लड़ूंगा। कमाल है यार, तू एक फैसला कर, तेरा डार्लिंग है कि नहीं। एक देश अगर चमक रहा है ना आज, माने ना माने, जितनी आलोचना करनी है सरकार की करिए, सरकार की आलोचना करिए, भारत की मत करिए। भारत तो मां है। और ये जो न्यूयॉर्क में संस्था है ना सर, ये मेरा मानना है, जितने डिप्लोमेट्स वहां बैठते हैं ना, सबको निकाल दो और उसको नाइट क्लब बना दो, वहां विश्व शांति आ जाएगी। मैंने तो काम किया वहां पर। पिछले साल एक देश बड़ा शक्तिशाली, उसने एक दूसरे देश पर हमला किया। मैं रशिया यूक्रेन की बात कर रहा हूं। कोई उसकी तरफ जाता है, कोई इसकी तरफ, सबका अपना मकसद है। और संयुक्त राष्ट्र संघ गहरी नींद में सो रहा है। पिछले साल एक टेररिस्ट संस्था ने इजराइल पर हमला किया। पता है ना आपको मैं क्या बात कर रहा हूं, हमास की बात कर रहा हूं। आप तो भारत की संतान है।
मुझे वीडियो देखा है इजराइल के लीडर से, एक मरी हुई 16 साल की बच्ची के शव के साथ बलात्कार कर रहे थे। मैं बाप हूं, ये आतंक नहीं है सर, ये बर्बरता भी नहीं है, ये तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। कैसे हो सकता है? ये नई दुनिया है जो हम चाहते हैं। ये है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज, और संयुक्त राष्ट्र संघ का सो रहा है। और अब तो ये खबर आ रही है कि उसकी एक संस्था ने मदद की थी हमास की। ये दुनिया चाहिए मुझे? जिन लोगों पे मैंने भरोसा किया वही आतंक के हिस्सेदार हो गए। तो आप कैसे बनाएंगे नई दुनिया जिसमें पश्चिमी देशों की डोमिनेशन नहीं हो? क्वाड चल रहा है, नेटो बड़ा आजकल शक्तिशाली हो गया, तो रूस के साथ लड़ रहा है, कहता मैं टाइगर बन गया। अच्छा भाई, देखते हैं। और मिडिल ईस्ट में तो आप जानते ही हैं, आजकल लाल समुंदर कहते हैं ना सर, रेड सी, आजकल तो उसमें खून ज्यादा है, पानी कम है, सब लोग वहां पे लड़ रहे हैं। और फिर हम पोल्स की बात करते हैं, नया पोल आ रहा है, पुराना पोल, कोई पोल वोल नहीं आ रहा है। अमेरिका आजकल तो भारत को कहता है माय डार्लिंग। मैंने कहा अच्छा तेरे को क्या हो गया भाई, तू तो कल तक गाली देता था मेरे को। अब मैं बताता हूँ कि गालवान घाटी में जो जंग हुआ था, मैं तो कारगिल और लेह में स्पेशल एडवाइजर हूँ, गया हूँ। अमेरिका बड़े ध्यान से समझ रहा था चीन को हमने कैसे ठोका है। फिर कहने लगा हमें सिखा। आप जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, समझते हैं, ऊंचे हाइट पर लड़ाई में अमेरिका कौन से देश से ट्रेनिंग ले रहा है? आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में अमेरिकन सिपाही हमसे सीख रहे हैं कि ऊंचाई पर कैसे लड़ा जाता है। मैं तो फौजी संतान हूं, फौजी परिवार से संपर्क रखता हूं, मेरा सीना चौड़ा होता है गर्व से। हम लोग अपने सिस्टम को रिपेयर नहीं करेंगे, हम नए सिस्टम बनाएंगे। आतंकवाद 27 साल हो गए, हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला भाई आतंकवाद के बारे में कुछ हानि करेंगे शराब पी के साथ। 27 साल। क्लाइमेट चेंज, हम धरती मां का बलात्कार करते जा रहे हैं, ये एक सिक्योरिटी चैलेंज है। चीन के पास पीने का पानी नहीं है, अरुणाचल के पास बहुत है, वहां के लोग उसको पसंद नहीं है, आपके प्राकृतिक रिसोर्स उसको पसंद है। हर जगह बांग्लादेश, मालदीव्स, लो लाइन कंट्रीज ये गायब हो जाएंगे 10 साल में। मैं नहीं कह रहा, ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, कहां जाएंगे ये लोग? डूबेंगे या कहीं भाग के जाएंगे? आपके पास आएंगे। ले लोगे? फैसला करिए क्या करना है। 2400 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि सेल्फ इंटरेस्ट के बिना कुछ नहीं होता। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब होता है आपका स्वार्थ। भारत का स्वार्थ क्या है, दुनिया का क्या है? हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज, रिकवरी, मैनेजमेंट, नई टेक्नोलॉजीज और आतंक। चीन ने अपना विजिटिंग कार्ड 200 देशों को भेजा था। गिव मी अनदर 5 मिनट्स। 200 देशों को विजिटिंग कार्ड भेजा जिस पे लिखा था वायरस। वायरस लिखा था उसके ऊपर। जब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, हमने 100 देशों को दी मुफ्त में। मैडम आपके चाचे लगते हैं, आपके ताए लगते हैं, दामाद हैं, ससुर हैं, क्यों दी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, पर हमने क्यों दिया? मैं बताता हूं सर, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम किसी का दुख नहीं देख सकते। जब आपको तकलीफ होती है ना, आपका रिश्तेदार नहीं आता, आपका पड़ोसी आता है। सबसे पहले भारत सारी दुनिया का पड़ोसी है, तभी तो हम वासुदेव कुटुंबकम की बात। और फिर अमेरिका का एक राष्ट्रपति था, आप भूल गए, उसका नाम था मैकडोनल्ड ट्रंप। नहीं, मैकडोनल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप। मैं भूला हो गया। अच्छा, तो वो डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके कहता है इंडिया हैज बीन ग्रेट। हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं दुबई में था, बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, तिरंगे में रंगी हुई, मैसेज स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया, वी लव यू इंडिया। देखो ये कौन सा देश है। पीएम साहब कुछ दिनों में वहां जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर की स्थापना हो रही है, उसका उद्घाटन हो रहा है। ये देश जहां पर दुनिया भर के चोर, डाकू, गुंडे, आतंकी छुपते थे,
आज मंदिर बना रहा है सर। समझिए इस नई दुनिया को, ये ताकत है मेरी माँ भारत की सर। समझिए इसको। सबसे बड़ी दुनिया की शक्तिशाली फौज कहते हैं अमेरिका की है, पैसा बहुत है, लड़ना नहीं आता, जहां जाते हैं पिट के आते हैं। दूसरे नंबर पर कहते हैं रूस है, रूस को भी कुछ नहीं आता, देखिए यूक्रेन में पिट रहे। तीसरा चीन नहीं है सर, इंटरनेशनल फिगर्स पढ़िए। तीसरा भारत है सर, भारत की सर। और फिर क्या होगा आने वाले समय में? जिन देशों के पास नौजवान मानसिकता है, यंग माइंड्स, मैडम वो यंग माइंड सबसे आगे है। आपने मेरे मित्र बिल्लू भाई गेट्स का नाम सुना? वो बिल्लू भाई, हाँ, वो कहता है एक देश को पढ़िए इस समय, एक देश को समझिए, वो भारत है। अगर दुनिया में उम्मीद है तो भारत के जरिए उम्मीद। मैं नहीं कह रहा, ये बिल्लू भाई बोल रहा है। आपको पता है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट बनाता है और विंडोज बनाता है, वही है ना? तो उससे पूछे नाम तेरा गेट्स है, बनाता विंडोज है, ये चक्कर क्या आपको समझाता है? इंडिया, आहा। भाई पोप ये बोला यूरोप तो बुढ़ा कॉन्टिनेंट है, मेरी तरफ देख के मत बोल, मैं जवान हूं। ये पोप साहब बोले। मीडियम एज होती है मैडम शुक्ला, आधी जनसंख्या उससे कम, आधी जनसंख्या उससे ज्यादा। भारत की है 29 साल, यानी 70 करोड़ भारतवासी मेरी तरह 29 साल से कम है, और 70 करोड़ थोड़े से ज्यादा है 29 साल से। जापान की मीडियम एज 49 ईयर्स। बच्चे पैदा करने भूल गए हैं, हम सिखाएंगे, टेक्नोलॉजी है हमारे पास। मिसेस शुक्ला, पिछले साल जापान में, जापानी माँ ने पूरे देश में 8 लाख बच्चे पैदा किए थे। कितने? 8 लाख पूरे देश में। अरे उससे ज्यादा तो हम कानपुर में कर देते। ये एक चुनौती है दुनिया के सामने। और फिर सारी दुनिया, अफ्रीका के 3 देशों में जाता हूं, कहते हैं आपने कैसे किया? 21 साल से आप किसी से मदद नहीं लेते, 150 देशों को आप मदद देते हैं, कैसे किया आपने? ये पूछते हैं। और फिर हमारी डेवलपमेंट जो होगी, रिकवरी खुले समुद्र से। गोरे लोग जो हुकूमत करने आए थे यूरोप पर, एशिया पर, लैटिन अमेरिका पर, अफ्रीका पर, एशिया पर, वो हवाई जहाज से नहीं आए थे, मोटर कार से नहीं आए थे, ट्रेन से नहीं आए थे। 500 साल पहले ये सुविधा नहीं थी, समुद्र से आए थे। और आज रिकवरी होगी, वो भी समुद्र के जरिए, फ्री एंड ओपन सीज। लेकिन वो एक टिंग टॉन्ग है, चीन वाला, पिंग पोंग, टिंग विंग, क्या नाम है उसका, भूल जाता हूँ, टिंग टिंग, ऐसा ही कुछ है। वो कहता है भारत, हिंद महासागर तो मेरा। मैंने कहा टाइगर वो कैसे बोला? मेरे दादा के दादा के दादा के दादा वहां डूब गए थे, तो मेरा है। लॉजिक तो बड़ा अच्छा। वैसे पता है, ओपियम वॉर में मेरे दादा के दादा के दादा के दादा बीजिंग में मर गए थे, तो चाइना तो मेरा है। कदे को समझ नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूं। भारत जो उभर रहा है, ये डरते हैं, गाली लिखेंगे अखबार में। अब इलेक्शन आने वाली, आप और गालियां, सब आपको राय देंगे। और किसका प्रयोग करेंगे? भारतवासियों। उनको पैसे देंगे, आर्टिकल लिखो, आलोचना करो। हम लोग डरते नहीं है किसी से मैम। हमारे पास नौजवान की शक्ति है। पीएम साहब क्या कहते हैं? युवा शक्ति। हम उस पर भरोसा, आप लोगों पे भरोसा करते हैं। जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल। आप जानते हैं कि 1 सेकंड में हम कितने डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं? 5000 प्रति सेकंड। 5000। हम इतने डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं सर 1 महीने में, जितना अमेरिका 3 साल में करता है। ये ताकत है भारत की, जिसके साथ हम नई चुनौतियों से निपटेंगे। 75-76% आपका जीडीपी डिजिटल स्पेस से आता है। बस अब समाप्त करता हूं। धर्मपुत्र के 4 भाई मूर्छित होकर गिर जाते हैं। यक्ष कहता है सवाल का जवाब दो। सवाल क्या है? इंसान की सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है? धर्मपुत्र कहता है साक्षरता, नॉलेज। 10,000 साल पहले हम एजुकेशन की बात करते थे, तब ये गोरे जो है ना, नंगे घूमते थे जंगलों में, हु करते थे।
मैडम आप प्रोफेसर हैं, हम प्रतिदिन 2 कॉलेज खोलते हैं भारत, प्रतिदिन। अरे जितनी गाली दे रही है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, आपकी जो लिस्ट आती है उसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं है। अच्छा, वो भगवान ने लिस्ट बनाई थी कि किसी गोरे ने बनाई थी? तो कह दीजिए किसी गोरे ने बनाई थी। तो मैंने कहा वो आपकी प्रशंसा क्यों करेगा, आप तो जूते मार रहे हैं उसको। तो IIT, IIM, DAV, आपने नाम लिया प्रिंसिपल साहब, जो महान लोग यहां पढ़े हुए और कितने और हैं जिनका आपने नाम नहीं लिया। किसने पैदा किया इनको? अमेरिका पढ़ने नहीं गए थे, ये भारतीय यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। मेरे पास जब मेरा निर्माण हुआ भारत में, मेरे पास 500 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थे, आज मेरे पास 60,000। मेरे पास आज 15 लाख स्कूल हैं, 80% साक्षरता है। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। 34 करोड़ और 52% हमारी बेटियां हैं। ये ताकत है मेरे देश। इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हाइपर टेक्नोलॉजी हमारी आ रही है, उसका भी हमें इस्तेमाल करना है। मैडम मेरा एक फोन यहाँ कहीं पड़ा था, मैं देख रहा हूँ किधर गया। 1 मिनट जरा रुकिएगा, मेरे पास 3 मिनट और है। अच्छा 1 सेकंड, क्षमा कीजिए, अच्छी बात है, मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा मोबाइल था। क्षमा कीजिए, मैं आगे आ रहा हूँ। ये मेरा एक मोबाइल है। हम नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो मेरी बेटी अमेरिका में रहती है, कहने लगी पापा आप बुढ़े हो गए, बुढ़ा तेरा बाप हो गया है कि आप अक्सर भूल जाते हो आप कहाँ हो, जो सही है। तो उसने मुझे ये फोन भेजा है, ये एक फ्रूट कंपनी बनाती है, क्या नाम है उसका? एप्पल। बड़े होशियार लोग हैं। इसके अंदर एक मैडम भी रहती है, क्या नाम है उसका? नहीं एलेक्सा नहीं, सिरी। बड़े होशियार लोग। तो मेरी बेटी कहने लगी अगर आप भूल जाए कहां है तो सिरी से पूछ लेना। पूछू? अभी पकड़ते हैं एप्पल वाले को। हे सिरी, वेयर एम आई? You're at Parvati Bagla Road, Kanpur, Uttar Pradesh. सही बोल रही है सर, ये तो जासूस है। ये RAW की जासूस, सब जानती है मेरे बारे में। अभी पकड़ता हूं। हे सिरी, व्हाट इज माय वाइफ्स नेम? It's which wife? मैडम झूठ बोलती है। 46 साल से मेरी एक ही पत्नी है। सर एक ही है मेरी पत्नी, ये झूठ बोल रही है। विच वाइफ की बच्ची? अच्छा वो मेरी पत्नी यहाँ नहीं है, तो वकील साहब मेरा कभी भी ये फल कंपनी का फोन मत लीजिए। मैकेंजी कहता है ये भारत का दशक नहीं है, ये भारत की शताब्दी है। जिस रफ्तार से आपका GDP बढ़ रहा है, 60 साल लगे थे पहले $1 ट्रिलियन से। ट्रिलियन में 12 शून्य होते, कितने होते हैं सर? 12। पहले ट्रिलियन में 60 साल लगे, दूसरे में 10 साल लगे, तीसरे में 5 साल लगे, चौथा हम पहुंच चुके हैं 2.5 साल लगेंगे, और 5वां माँ की कसम 2 साल में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम आपको देंगे। और फिर G20 समिट जो हुआ, आप थे जितने लोग थे, मैं तो था, जो उम्मीद वहां पर, ऑप्टिमिज्म जो वहां पर, कितने खुश थे लोग, बात कर रहे थे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोला कि 125 गरीब देश हैं, कोई उनकी बात सुनता नहीं है। मैंने देखा UN में सर, गिनी बिसाओ में मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ। गिनी बिसाओ का हाथ खड़ा होकर कहता है जी मेरी ये प्रॉब्लम, उसे कहते तू कौन है मैं? तो मैं गिनी बिसाओ चुप करके बैठ गया, कोई सुनता नहीं है। PM साहब ने कहा मैं आपकी आवाज उठाई, और फिर इन लोगों ने हमें फोन करके कहा हमें नई दुनिया चाहिए, उसके लिए हमारी चॉइस है भारत। सभी ने ये कहा, और हमने क्या जवाब दिया? यही है राइट चॉइस बेबी। हाँ भारत पे आए हो
बस अब इतना ही आपको बताना है कि हम भारत को मां कहते हैं। ये हर चीज जो हम करते हैं इसके अंतरराष्ट्रीय रिपरकशन होते हैं। मैडम आपकी संतान है ना, आपसे पूछ रहा हूं, और जब संतान को तकलीफ होती है आप तो भगवान से भिड़ जाती है। सही कहा मैंने? भारत की मां है, तो मेरी मां तो भारत है। जब मेरी हमारी संतान को तकलीफ हुई लेबनान, लिबिया, यमन, साउथ सुडान, यूक्रेन, इजराइल में, मां पहुंच गई। सारी दुनिया नोट कर रही है भारत की ताकत को। भारत अपनी संतान की रक्षा के लिए दुनिया के किसी हिस्से में चली जाती है। ये ताकत है भारत की। ये किताब है एलिसा आयरिस, अमेरिकन डिप्लोमेट ने लिखी है, सिक्योरिटी पर, मेनली भारत पर। टाइटल है आवर टाइम हैज कम, हमारा समय आ गया है। किस तरह भारत अपना स्थान बना रहा है दुनिया में, और सबसे ज्यादा ये किताब बिकती है पाकिस्तान में। अब हम सब समाप्त कर रहा हूं, और आखिरी में एक ही चीज और कहता हूं। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। सिक्किम में भूकंप आया था 2011 में, याद है आपको? 300 जगह सड़क टूट गई। सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन समझिए, 300 जगह। एक यूरोपियन देश से हमने पूछा आपकी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है इस सड़क को रिपेयर करने, बोले 3 महीने में हम सामान इकट्ठा करेंगे, 3 महीने रिपेयर करेंगे, और इतने करोड़ डॉलर लगेंगे। फिर बॉर्डर रोड्स का नाम सुना? हमने बॉर्डर रोड से पूछा, पीएम साहब का आदेश था, मैं वहीं था, ये फोटो मैंने ली थी इस बच्चे की। और जैसा मैं आपके सामने खड़ा हूं, राम लल्ला मेरे साक्षी है। हमने बॉर्डर रोड से कहा कि आप ये सड़क खोल सकते हैं? उन्होंने कहा हम बताते हैं, मुआयना करके। मैं यही हूँ, जिंदा हूँ। 19 घंटे के बाद उनके महानिदेशक का फोन आया, पीएम को बोलो 19 घंटे के बाद सड़क खुल चुकी है, सड़क खुल चुकी है। ये ताकत है इस देश की। और एक सिक्किमी घर में गया, उसका बेटा शहीद हुआ था इस काम में, बहुत मेहनत कर। बोली, देखा बहन मैं क्या कर सकता हूँ, और आपके लिए बोली आप स्पेशल एडवाइजर है, बड़ा बेटा मेरा शहीद हुआ बॉर्डर रोड में, छोटे वाले को नौकरी करवा दी है। जब दिल्ली जाते हैं बिरला, टाटा, अंबानी, अडानी जितने भी है, किसी से कौन सी बड़ी बात है 2000 में आए, लेकिन मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर नहीं बोला, इसको बॉर्डर रोड्स में लगाओ, वक्त आने पर ये भी शहीद होना है। आज तक मेरी आंखों में पानी आता है जब मैं उस औरत को याद रखता हूँ, पता नहीं कहाँ है। मैंने उसे एक ही चीज कही, मां तुझे सलाम। जब तक तेरी जैसी माएं हैं इस देश में, मेरी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। अगर मेरा जन्म भारत में होता है फिर से, तेरी जैसी मां की कोख से हो, वक्त आने पर मुझे और तब समझ आया हम भारतीय क्यों हैं। मैडम हम भारतीय इसलिए नहीं है कि हम भारत में हैं, हम भारतीय इसलिए हैं मैडम कि भारत हम में बसता है। ये ताकत है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे इज्जत अरे हम भगवान नहीं है, हम भारतीय हैं। नेक्स्ट बेस्ट थिंग अभी आगे ये स्लाइड तो आगे ये भी दिखा देता हूं। कारगिल में मेरा मकबरा है, वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस मां की गोद में सो जाऊंगा मैं, बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा। कारगिल में क्यों? आपको याद है कारगिल की लड़ाई? याद है मैडम? सो गया, तकलीफ होती है, याद करता हूं। जिंदा होता तो 45 साल, लेकिन हमेशा जिंदा है हमारे दिलों में। श्री अरबिंदो ने 115 साल पहले कहा था भारत जाग रहा है। आप लोग सो रहे थे ना पिछले 35 मिनट से, अब आप ही जाग जाइएगा।
और एक फाइनल चीज, मैडम जी इधर आइए, प्रिंसिपल साहब आप भी इधर आइए, इधर। आखिर में ये दिल मांगे, नहीं सुना, ये दिल मांगे, ये दिल क्यों मांगे वॉर? क्योंकि अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। थैंक यू वेरी मच। खड़े होके तारीफ करेंगे, अच्छा लगेगा। धन्यवाद। शुक्रिया भारत माँ, एक बार मौका दियो तो इनसे बात। थैंक यू। काश मेरा जन्म भारत में फिर हो, काश मैं राजदूत बनूं, काश इस बार डीएवी कॉलेज कानपुर में पढ़ने का मौका मिला। थैंक यू। Kim biết thì